मुझे चुनौतियों का आभास अब हो रहा होगा आपको। हाँ, बिल्कुल। कि कितनी तरीके से घेरा जा सकता है, कितने सवाल हो सकते हैं, कितनी तरीके की चीजें हो सकती हैं। जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो भी कोशिश करता है कि अरे चलो यार ये पत्रकार फंस भी रहा है तो फंसने दो, हम तो बच रहे हैं। कभी सपने में भी सोचा था कि इस तरीके की चीजों का जलालत कह लीजिए या आदमी कहता है कि इज्जत बेइज्जती वाला जो मसला है ये झेलना पड़ेगा। भाई अपना देखा था कि हमें आगे बढ़ना है। मैं कभी ये नहीं कहता कि मैंने जनता की आवाज बनकर के शुरुआत की थी, मैं जनता का मसीहा हूँ। रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है और एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले व्यक्ति से भी ज्यादा बुरे हालात हैं पत्रकार के। एक दिन जब सबको जाना ही है तो हम इसमें चले जाएंगे, इस बात को सोचकर अभी से घर क्यों बैठ जाएं। नमस्कार, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और इस वक्त हम लोग काशीपुर शहर के मोटेश्वर महादेव मंदिर की गोद में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ अनसुनी आवाज के संपादक रुपेश कुमार सिंह जी मौजूद हैं। आज काशीपुर आए हैं विशेष रूप से मुझसे मुलाकात करने, मुझसे मुखातिब होने, बातचीत करने आए हैं। तो सबसे पहले रुपेश जी का स्वागत है। इस मजबूत आवाज को, इस खनखनाती हुई और उभरती हुई आवाज को पिछले दिनों काशीपुर में एक षड्यंत्र के तहत दबाने की भरपूर कोशिश की गई थी। इन सारे षड्यंत्रों को बेनकाब करते हुए हिमांशु ने कमबैक किया है और अनसुनी आवाज आपका खैर मकदम करता है, स्वागत करता है और हर उस पत्रकार के साथ अनसुनी आवाज कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है जहां दमन होता है चौतरफा। दोस्तों, आज मैं काशीपुर हिमांशु से मिलने के लिए आया हूं क्योंकि ये वो नौजवान साथी हैं जो अपनी ऊर्जा को समेटकर पत्रकारिता को एक नए मुकाम तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आरोप हिमांशु ठाकुर के ऊपर लगा वो कमोवेश सही आवाज उठाने वाले हर पत्रकार पर लगता है क्योंकि बहुत नाजुक सी बात है। सामान्य तौर पर कह दिया जाए कि साहब ये रंगधारी चाह रहे थे, पैसे की उगाही कर रहे थे या पैसे की डिमांड कर रहे थे। किसी भी पत्रकार को बदनाम करने या फंसाने का ये सबसे सस्ता सिगुफा हो गया है। वही कुछ हिमांशु ठाकुर के साथ भी हुआ। लेकिन हिमांशु काशीपुर के तमाम सारे उन लोगों की निगाहों में चुभने लगे थे जो सच्चाई को बर्दाश्त करना नहीं चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि पत्रकारिता आक्रामक तरीके से की जाए, जो नहीं चाहते कि बिल्कुल धरती के नीचे से, पाताल से निकालकर आसमान तक आवाज को बुलंद किया जाए। दबे कुचले मजदूर, मजलूम और जिस आवाज को बिल्कुल अनसुना कर दिया जाता है, अनदेखा कर दिया जाता है, उस आवाज को कोई प्लेटफॉर्म ही ना मिले, ऐसी कोशिश करने वालों के आंखों में हिमांशु आप चुभने लगे थे। मामला चाहे बाजपुर के विमल भारती का हो, वो दलित पत्रकार किस तरीके से अमानवीय यातनाएं पुलिस के द्वारा दी गई राजनीतिक साठगांठ के चलते, हिमांशु का हो या फिर मेरा स्वयं का हो कि वहां नफरती गैंग ने रुद्रपुर में पिछले दिनों हमको किस तरीके से टारगेट करने की कोशिश की। तो हम मंदिर में हैं, हम आस्था के पवित्र स्थान पर हैं, हम पूरी उम्मीद के साथ हिमांशु से सच जानने की कोशिश करेंगे। उस ऑडियो में कहीं से कहीं तक आप एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं कि आपको पैसा चाहिए या कुछ और सुविधा चाहिए और कोई मैटर है। बावजूद उसके ये जो षड्यंत्र हुआ, इसके पीछे की साजिशें क्या क्या है? देखिए, मैंने जो दिल से महसूस किया वो सिर्फ इतना ही महसूस किया कि भाई जो आरोप लगे, मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमे के बाद मामला न्यायिक है, मामला कानूनी है, तो जो कानूनी विषय है वो कानून के अंतर्गत देखा जाए। लेकिन जो आरोप लगे वो किस तरीके से उसको जनता ने लिया, किस तरीके से शहर के एलीट क्लास ने लिया, किस तरीके से शहर के एक एक व्यक्ति ने लिया हो, चाहे वो आम हो चाहे वो खास हो, ये अपने आप में प्रमाण है कि जो आरोप थे वो क्या थे, जो आरोप थे उनकी सच्चाई क्या थी। क्योंकि 2-3 ऑडियो वायरल हुए और ऑडियो जो वायरल हुए उसमें सारी चीजें आपने सुनी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा नेक्सस हो। अब मैं न्यायालय का बता दूं क्योंकि माननीय न्यायालय ने आपको राहत दी है, आपके अरेस्टिंग पर स्टे है एक तरीके से कह सकता हूं, और दूसरा एक नैरेटिव न्यायालय के माध्यम से ये फैलाने की कोशिशें हो रही हैं कि साहब पत्रकारिता ऐसी हो, पत्रकारिता वैसी हो, पत्रकारिता में डिप्लोमा जरूरी है, डिग्री जरूरी है, ये वो दुनिया भर की चीजें चल रही हैं। लेकिन माननीय हाईकोर्ट की ओर से ऐसी कोई नसीहत नहीं है, कोई चीज नहीं है। जो 2011 की गाइडलाइन है कि न्यूज की जो अपने एथिक्स है, चीजें हैं, उनका पालन हर किसी के लिए करने के लिए जरूरी है। वो पर्टिकुलर हिमांशु के लिए नहीं कही जा रही है, वो सारे पत्रकारों के लिए कही जा रही है। लेकिन एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि नहीं, हिमांशु के लिए ऐसा कहा गया, हिमांशु के लिए ऐसा कहा गया, जबकि तमाम सभी पत्रकारों के लिए चीज है कि जो भी न्याय सम्मत है या संविधान के दायरे में है या नियम 9 के तहत जो कानूनी चीजें आती हैं पत्रकारिता करने के दौरान की, उन सबको फॉलो करना सबके लिए जरूरी है। बहरहाल पत्रकारिता आप कब से कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगभग 3 वर्ष हो गए जब से मैं
अच्छा। फील्ड में हूँ। और आपके चैनल का नाम? मेरे चैनल का नाम है यूटी न्यूज़ नेटवर्क। और ये यूटी न्यूज़ नेटवर्क के बारे में लोग बहुत कुछ पूछते हैं, लेकिन उनको मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने यूटी न्यूज़ नेटवर्क क्यों बनाया, क्यों शुरू किया, और यूटी न्यूज़ का क्या मतलब है। लोग पूछते हैं यूटी मतलब उत्तराखंड भी नहीं है, उत्तरांचल भी नहीं है, क्या है। एक्चुअल में मुझे भी नहीं पता, बस हो गया तो हो गया, ये वाली स्थिति थी। 3 साल से पहले आपने कभी कोई पत्रकारिता कहीं किसी प्रिंट में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या सोशल मीडिया में कहीं और काम किया हो? जी नहीं, मैंने कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर नौकरी नहीं की, कोई इंटर्नशिप नहीं की, कोई काम नहीं किया, कोई रोजगार नहीं किया। एक्चुअल में मैंने 12वीं की कॉमर्स से। जी। कॉमर्स से 12वीं की, और कॉमर्स के डर से दूर भागने के चक्कर में मैंने सिविल इंजीनियरिंग करने का फैसला लिया। अब सिविल इंजीनियरिंग करने का जब फैसला लिया तो कुछ अपने संगी साथियों ने बता दिया, भैया बीटेक तो बड़ा हार्ड होता है, मुश्किल पड़ जाएगी, पहले ऐसा करो कि डिप्लोमा में हाथ आजमा लो, अगर डिप्लोमा में बेड़ा पार लगे तो फिर बीटेक कर लेना। अच्छा। तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग से अपना सुल्तानपुर पट्टी से ही पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा लिया। अब डिप्लोमा जब करना शुरू किया तो करते करते ही ये महसूस हुआ, लोगों को देखकर, आबो हवा को देखकर, माहौल को देखकर, कि भाई नौकरी नहीं करनी। मतलब अंदर से ये इच्छा जागृत हुई कि नौकरी नहीं करनी, और क्या करें फिर, क्योंकि और कुछ ऑप्शन नहीं नजर आता था। पत्रकारिता क्यों चुनी फिर आप? पत्रकारिता यूं चुनी, एक्चुअल में उस दौरान मैं शहर के 1-2 सम्मानित पत्रकार हैं जो आज भी सम्मानित हैं, आज भी टॉप पर हैं, उनको देखा करता था। और कुछ प्रदेश स्तर के, कुछ राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार हुआ करते थे, उनको मैं देखा करता था। मेरे मन में उस समय एक ख्याल आता था, सिर्फ एक ख्याल। मुझे उस समय पत्रकारिता की कोई परिभाषा का ज्ञान नहीं था। मुझे ये लगता था, यार ये लोगों का काम बढ़िया है, अगर कभी इनको मान लीजिए छुट्टी लेनी होती होगी तो लोग किसी से पूछने नहीं जाते होंगे, लोग कहते होंगे भाई चलो कैमरा बंद करो, छुट्टी है। नहीं, तब आपको बढ़िया नजर आया, लेकिन आपको चुनौती नजर नहीं आएगी? कितनी चुनौतियां होती हैं? मुझे कुछ नजर नहीं आया। मुझे चुनौतियों का आभास अब हो रहा होगा आपको। हाँ, बिल्कुल। कि कितनी तरीके से घेरा जा सकता है, कितने सवाल हो सकते हैं, कितनी तरीके की चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल, अब सारी चीजें नजर आती हैं, लेकिन जब अब मैदान में है तो हर चीज को फेस करना है, और फेस करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जहां तक जनता आगे ले जाने की कोशिश जारी रखेगी वहीं तक जाएंगे, उससे आगे कुछ नहीं। मैं तो यही कहता हूँ। पत्रकारिता में फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्योंकि अब तो पत्रकारिता भी बहुत कॉमर्शियल है? मेरी नजर में तो सिर्फ इतना है, मैं जनता की आवाज बनने की कोशिश हमेशा से करता आया, लेकिन इस वाले वाकये से मैंने एक चीज सीखी कि भाई जो आज पीड़ित है, जो आज हमारे आपके जैसे पत्रकारों के दर पर अक्सर आने लगे हैं लोग, और लोग कहते हैं कि हमारी आवाज को उठाइए, अगर हम उनकी आवाज को उठा दें और उसके बाद कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाए जिसमें पत्रकार भी फंस रहा हो, व्यक्ति भी फंस रहा हो, और जो पीड़ित था वो भी फंस रहा हो, तो मैंने वहां देखा है कि कोई साथ देने नहीं आता। जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो भी कोशिश करता है कि अरे चलो यार, ये पत्रकार फंस भी रहा है तो फंसने दो, हम तो बच रहे हैं। उसको ऐसी चीजें दिखाई देने लगी। आरोप में कितनी सत्यता है? ये जो आरोप आपके ऊपर लगा उसमें कितनी सत्यता है? अब आरोप में कितनी सत्यता है ये हम माननीय न्यायालय, दर्शक आपको चाहने वाले आपके मुंह से जानना चाहते हैं। माननीय न्यायालय पर छोड़ेंगे। पुलिस जांच करेगी, पुलिस निष्पक्ष जांच 100% करेगी, क्योंकि पुलिस का काम है निष्पक्ष जांच करना। और जब जांच हो जाएगी, जब सब कुछ सामने आ जाएगा, उस दिन आपका अपना हिमांशु ठाकुर एक बार फिर आपके माध्यम से लाइव होगा, केवल अपने चैनल से नहीं बल्कि हमारे जिले के जितने भी तमाम सम्मानित चैनल्स हैं उन सभी को आमंत्रित करके उन सभी चैनल्स पर लाइव होगा, और तब हम बताएंगे कि क्या आरोप था और क्या सच्चाई थी। कभी सपने में भी सोचा था कि इस तरीके की चीजों का जलालत कह लीजिए, या आदमी कहता है कि इज्जत बेइज्जती वाला जो मसला है ये झेलना पड़ेगा, ऐसा कभी सपने में आया? डे वन से मैंने सोच रखा था कि भाई जब काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगा जरूर, लेकिन क्या होगा वो तो जब वक्त आ जाता है तभी पता चलता है। लेकिन इज्जत बेइज्जती जलालत ये मैं तब महसूस करता जब जनता मुझे महसूस करने देती। यस। जब मैं बीच में 10 दिन थोड़ा सा शहर से नदारद रहा, 11वें दिन जब मैं वापस आया, जितनों से मिला, जितनों से मुखातिब हुआ, मुलाकातें हुई, तो लोगों ने मुझे वो महसूस कराया जो बीते 3 साल में महसूस नहीं कराया। तो आखिर मैं कैसे कह दूं कि जनता ने मुझे जलालत महसूस होने दी, या मेरी इज्जत को नीलाम होने की कोशिश करने दी, या फिर मेरी बेइज्जती हुई। मुझे कहीं से कहीं तक बेइज्जती घर वालों का क्या रिएक्शन था कि अच्छा खासा पढ़ाई कर रहा था, कॉमर्स कर रहा था, सिविल इंजीनियरिंग की जो है वो भी डिप्लोमा भी कर लिया था, कहाँ फंस गया पत्रकारिता में और अब मुकदमेबाजी? शुरू के 10 दिन जब मेरी आप सभी से कनेक्टिविटी टूटी, मैंने कई बार फोन तो किया था। 10 दिन मैं अपने परिवार से भी संपर्क में नहीं था। मैं अपने सेफ प्लेस पर था, लेकिन मैं अपने परिवार से भी संपर्क में नहीं था। ताकत कहाँ से मिली? चलते चले गए। जब शुरुआत की थी तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ तक की बात आएगी, पूरा शहर देखेगा, पहचानेगा, जानेगा। एकांत में कभी बैठे होगे, जैसे आज भी हम एकांत में बैठे हैं, तो जब अपना रिव्यू कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं दिल में ठेस, दिमाग में असर, आंखें नम तो हुई होंगी ना, परेशानी तो हुई होगी कि यार कहाँ से क्या सोच के चले थे और कहाँ लाके घेरने की कोशिश हुई? मैं तो इस बात को कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा कि निजी हित को देख करके तो शुरुआत की थी,
भाई अपना देखा था कि हमें आगे बढ़ना है। मैं कभी ये नहीं कहता कि मैंने जनता की आवाज बनकर के शुरुआत की थी, मैं जनता का मसीहा हूं। भाई मैंने अपना निजी हित तो देखा था। मैंने क्या कहा, नौकरी नहीं करनी थी, कुछ अच्छा करना था, इसलिए मैं आया। मुझे इसमें फ्यूचर अपना ब्राइट दिखा, इसलिए मैं आया। अब रास्ता इस तरीके का चुन लिया, लोग इस तरीके की चीजों में मुझे ब्राइट करने लग गए, तो फिर उसी पर हम आगे बढ़ते चले गए और लगातार धीरे धीरे चीजें चल रही। लेकिन जब पत्रकारिता में आ गए होंगे तब आपको समझ में आया होगा कि ये सिर्फ कमाई या एक तनख्वाह या इस तरीके की चीजों का नहीं, इसमें चुनौतियां, परेशानियां और बहुत सारे, रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है, और एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले व्यक्ति से भी ज्यादा बुरे हालात हैं पत्रकार के। हाँ बिल्कुल। देखिए, इस बात पर मैं नहीं कहूंगा, मैंने अपनी स्थिति को हमेशा मजबूत रखने की कोशिश की है, और मैंने खुद से क्या अर्जित किया इसको मैं अपने पहनावे में नहीं दर्शाता हूं, और ना ही कभी मैं जनता को फील कराता हूं कि भाई मेरी हालत इतनी खस्ता है। परिवार के लोगों का अब क्या रुख है, अब क्या कह रहे हैं परिवार के लोग कि ठीक है बेटा, तुम पत्रकारिता कर रहे थे, यही करते रहो या कम बैक कर लो, कुछ और करो? क्या सुझाव उनका रहा? नहीं, देखिए, उनका ऐसा कोई एग्जैक्ट सुझाव नहीं है, लेकिन उनका यही कहना है कि अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सही हैं, अगर आपने सही काम किया है, गलत नहीं किया है, जो आरोप लग रहे हैं उनमें कोई सत्यता नहीं है, तो कंटिन्यू कीजिए, जारी रखिए। डरने की, दबने की, झुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जाना तो एक दिन सबको है। एक दिन जब सबको जाना ही है तो हम इसमें चले जाएंगे। इस बात को सोचकर अभी से घर क्यों बैठ जाएं? ये सभी का रुख है, और सब ये चीज जब कहते हैं तो हिम्मत मिलती है। क्या कुछ और इस 10 दिन के दौरान आपने महसूस किया हो जिसको साझा करना चाहें? देखिए 10 दिन के दौरान केवल यही महसूस किया कि जो नहीं कमाया उसकी बात छोड़ देते हैं, लेकिन जो कमाया वो ऐसा कमाया कि सपने में भी सोचा नहीं था। जिस दिन ये शुरुआत की थी कि भाई नौकरी नहीं करनी, कुछ अलग करना है, उस दिन वाला सपना इन 10 दिनों में साकार होता हुआ महसूस हो गया। क्योंकि जिनसे कभी लिंक नहीं थे, जिनसे कभी बातचीत नहीं हुई, जिनसे कभी संपर्क नहीं था, जो अपने नहीं थे, जो रिश्तेदार नहीं थे, जो यार नहीं थे, वो फोन करने लगे। वो तन मन धन से हम आपके साथ हैं ये आश्वासन देने लगे। जब ये आश्वासन मिलने लगा तो हिम्मत बढ़ने लगी, तो इसको कमाई महसूस किया सीधे सीधे, और लगा कि हाँ भाई आगे बढ़ा जा सकता है। अभी मैं अपने आप को अक्यूज्ड की श्रेणी में मैं जरूर रखता हूँ, खुद रखता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग शहर में चाहिए, मुझे होने दीजिए ना, मूल्यांकन होने दीजिए, मुझे शहर में लेकिन आपकी परीक्षा की कॉपी वो जयचंद चेक नहीं करेंगे, या वो दलाल लोग नहीं चेक करेंगे, वो राजनीतिक षड्यंत्रकारी लोग चेक नहीं करेंगे। जो ईमानदार है, आम जनता है, वो चेक करेंगे कि हिमांशु ने 3 साल की क्या पत्रकारिता की है और क्या नहीं की है ना? वो नंबर्स, वो नफरती गैंग के लोग नहीं देंगे हमको कि रूपेश क्या पत्रकारिता करते हैं और क्या नहीं करते हैं, है ना? तो ठीक है, चेक होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, आत्ममूल्यांकन भी होना चाहिए। हमको खुद में भी अपना आत्ममूल्यांकन करना चाहिए, और न्यायालय तो है ही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वहां से वरी होकर निकल कर आएंगे। जाते जाते अनसुनी आवाज के दर्शकों को, अपने प्रेमियों को क्या कहना चाहिए? देखिए, सभी को मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने जितना प्यार दिया कभी सोचा नहीं था, और जितना प्यार आगे भी आप लोग देने वाले हैं ये भी मुझे लगता है अभी तक भी मैं सोच नहीं पा रहा हूं। तो आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि कमेंट्स में लिख करके, जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिख करके मुझे बताइए कि पिछले 2.5, 3 साल जब से मैं इस फील्ड में हूं, स्वतंत्र रूप से जनता की आवाज बनने का प्रयास कर रहा हूं, तो मैं कितना इस काम में सफल हो पाया हूं, कितना मैं आप लोगों की आवाज बन पाया हूं, क्या क्या मैंने गलतियां की हैं, क्या गलतियां मुझे भविष्य में नहीं दोहरानी है, मेरा क्या रिपोर्ट कार्ड जनता देखती है, कितने नंबर मुझे देती है। कमेंट में आप लोग लिख करके बताएं, और बाकी आशीर्वाद आप लोगों का मिलता रहा है। धन्यवाद। तो सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए। हिमांशु को आपके सपोर्ट की जरूरत है, और हम सब पत्रकार बंधु आपके साथ हैं। अनुभव कम है अभी हिमांशु का, 3 साल का अनुभव है, और एक तरीके से कहेंगे कि ये शुरुआत है, तो शुरुआत में पूरी परिपक्वता आ जाएगी ये जरूरी नहीं है, लेकिन किसी एक गलती या किसी एक खामी के चलते आप सीधे फांसी पे लटका दें, और एक प्रतिभा को, एक हुनरमंद प्रतिभा को आप गला घोट कर खत्म कर दें, ये कहीं से कहीं तक न्याय संगत नहीं है। अगर कुछ गलत खामियां हुई हैं तो उसमें सुधार की गुंजाइश है। हमारा न्यायालय भी यही कहता है, हमारी नैतिकता भी यही कहती है, और मुझे लगता है कि काशीपुर के जो दर्शक हमारे से जुड़े हुए हैं वो जरूर हिमांशु का सपोर्ट करेंगे, सभी लोग सपोर्ट करेंगे, और पूरे देश के पत्रकारों को, यूनियंस को और इंडिविजुअली लोगों को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, तो हम आपके साथ पूरी तरीके से खड़े हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आप पत्रकारिता का जो निष्पक्ष और जनता के लिए प्रतिरोध की पत्रकारिता है उसके लिए आप आगे बढ़ेंगे। शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत फिर होती मुलाकात। नमस्कार। जरूर।